कोरोना की इस महामारी ने देश के कई राज्यों में दोहरी दिक्कतें दी हैं और उन्हीं में से एक राज्य है झारखंड, जहां एक तरफ उद्योग धंधों की दिक्कत है, दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों और राज्यों में वापसी करने वाले उन मजदूरों की भी दिक्कत है। लेकिन इस दिक्कत को दिक्कत ना मानते हुए उम्मीद कैसे ढूंढ रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जी हिंदुस्तान के ई विमर्श डायरेक्ट विद सीएम में। जी मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है सर कि अगर मैं मार्च और अप्रैल का ग्राफ देखूं तो झारखंड में स्थितियां बहुत बेहतर थी और आपकी रणनीति बहुत अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन मई का दूसरा हफ्ता आते आते वहां पर थोड़ी सी स्थितियां डगमगाई क्योंकि प्रवासी मजदूर जब राज्यों में आना शुरू हुए तो वो कोरोना के कैरियर बनकर उभरने लगे। अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी है राज्य में इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए? मैडम, मैंने ये पहले ही कहा था कि मेरी चुनौतियां तो तब बढ़ेंगी जब मजदूर प्रवासी यहाँ वापस आएंगे, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ये मैं मान के पहले से ही चल रहा था और मैं तैयार भी हूँ, लोग आ भी रहे हैं। और मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं राज्य की मिशनरीज उन लोगों की पहचान भी कर रही है। जो एक ह्यूमन रिवर था उसने अपनी डायरेक्शन बदल दी है और वो सभी गांव की ओर वापस आ रहे हैं, चाहे यूपी के हों, चाहे झारखंड के हों, बिहार के हों, मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों। और अभी हम लोगों के लिए थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाली बात और देश के सामने लगेगी, लेकिन बिल्कुल हम लोग इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। और जैसे जैसे हम लोग समस्या देखेंगे, समाधान भी वैसे निकालेंगे। आज आपने देखा होगा कि अगर आज हमारे राज्यों में आपके जो चैनल के लोग अगर ग्रामीण क्षेत्रों में या किसी इलाके में जाते होंगे तो आज हम लोगों ने सामाजिक सुरक्षा की जो पुख्ता तैयारी की है। आज गांव में लोग कोई भूखा नहीं रह रहा है, सभी लोगों को भरपेट हम अनाज दे रहे हैं, भरपेट खाना खिला रहे हैं। आज कहीं से कोई शिकायत नहीं। मुझे लगता है कि देश में ये अलग तरीके की तैयारी हमने पहले से कर रखी थी, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी। लगभग राज्य में कहीं पर भी कोई लोग खाने पीने को लेकर के और भूखमरी की स्थिति हमने होने नहीं दी। एक मुख्यमंत्री के तौर पर हर व्यक्ति अपने स्तर पर जो तैयारी करता है उसमें प्रदेश की जनता का हित जुड़ा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि लॉकडाउन 4 के संकेत कहीं ना कहीं मिल चुके हैं, उसमें एक चीज बहुत एड ऑन की गई है कि राज्यों के जो सुझाव आएंगे उसी आधार पर नया रंग रूप दिया जाएगा या नया रंग रूप सामने आएगा। ऐसे में आप बतौर मुख्यमंत्री कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर सख्ती रखना चाहेंगे और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आप ढील देना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ इस राज्य का जोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है कि लगभग 90% पॉपुलेशन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों पर है। और जो भी लोग आ रहे हैं लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में ही सबसे अधिक लोग जाएंगे और उधर ही रहेंगे। और हम लोगों ने पिछले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री की जो हम लोगों ने बातें सुनी थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था या रोजगार सृजन के लिए उनकी थोड़ी कुछ बातें हम लोगों को सुनने को मिली। और इसको लेकर के हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो जहां ग्रीन जोन है, ग्रीन, ऑरेंज, रेड जिस तरीके से बांटे गए हैं, और अभी तक तो हमारा मैक्सिमम एरिया ग्रीन जोन पर ही है। और लेकिन चूँकि अब माइग्रेंट लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, उसको ऑरेंज होने में ज़रा से भी देर नहीं लगेगी। लेकिन और इससे बहुत खुशी वाली बात यह है कि हमारे पास जो रिकवरी रेट है हमारे इस राज्य में लगभग 50% है और ये देश का आज 30% का रिकवरी रेट है। तो आज हम लोग वो अच्छा है। और कैजुअलिटीज़ भी लगभग आप लोग 1-1.5 महीना पहले सुने होंगे कि 2-3 लोग की मृत्यु हुई, वो भी बूढ़े बुजुर्गों की मृत्यु हुई। कई लोग बीमारी से भी संक्रमित पहले से भी थे। तो ये हमारी ये संक्रमण का स्थिति है अभी। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे प्रवासी आ रहे हैं वो रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम लोगों ने अलग से प्रोग्राम बना रखा है जो ऑलरेडी लॉन्च भी हो चुका है। और लोग लगभग 2.5 लाख लोग उसमें इन्वॉल्व भी हो गए और लगातार उसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। और अर्बन एरिया के लिए भी हम लोगों ने प्रोग्राम तैयार कर रखे हैं और हमने कुछ आंकड़े तैयार किए हैं कि अर्बन एरियाज में कितने लोग हमारे प्रवासी आएंगे जिनको हमको रोजगार देने की आवश्यकता पड़ेगी।
और उसको लेकर के भी हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया है। 1-2 दिन में उसको भी हम लोग लॉन्च करेंगे। और थोड़ी सी अब बची रह गई है लॉकडाउन खोलने की बात, चाहे ग्रीन जोन हो, चाहे ऑरेंज जोन हो, चाहे रेड जोन में हो। और उसमें भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय के तरफ से जो गाइडलाइन समय समय पर आते रहते हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए चीज़ें हम लोग आगे डिसाइड करते हैं। अभी तो हालांकि लॉकडाउन हम लोगों ने बिल्कुल पूरी तरीके से लागू रखा है, अभी हम लोगों ने किसी चीज़ पर कोई रियायती नहीं दी है। और लेकिन हाँ, एक बात है, कुछ चीज़ें ज़रूर है कि इस राज्य में सबसे अधिक भारत सरकार की उपक्रम में काम करती हैं, PSUs यहाँ काम करती हैं। जो फर्स्ट लॉकडाउन से स्टिल अभी तक उन इंडस्ट्रीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वो कंटिन्यूअस ऑन है। खनन कार्य चल ही रहे हैं, फैक्ट्री चली रही हैं। और छोटे बहुत जो हमारे 2-3 पैचेस जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जैसे जमशेदपुर के कुछ क्षेत्र में हैं, गिरिडीह के कुछ क्षेत्रों में हैं, धनबाद के कुछ क्षेत्रों में है, ये थोड़ा सा पैच है जहां हमको होमवर्क करना है कि उनको किस तरीके से खोलना है। केंद्र के हर फैसले को आपने सहयोग दिया है। इसके साथ साथ कई तस्वीरें हमने देखी, आपने रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां जायजा लिया स्थितियों का। हमने वो तस्वीरें भी देखी कि रेलवे स्टेशन पर जो मजदूर आ रहे थे उनको फूल या खाने के पैकेट्स के साथ स्वागत किया गया। तो ये प्रोत्साहन वाली बात है। और अगर बतौर मुख्यमंत्री कोई शख्स ये करता है तो उसके राज्य की जनता के हित में उसका विजन नजर आता है। लेकिन इन सबके बीच आपने एक बात कही कि झारखंड दुधारू गाय की तरह है, लेकिन गाय को चारा भी तो खिलाना पड़ता है। अब अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा तो हो चुकी है। आप अपने राज्य के लिए क्या स्थिति देख पा रहे हैं इस पैकेज के आधार पर? क्या हेल्प और क्या मदद अभी आप केंद्र से चाहते हैं? ये तो पैकेज बना है, पैकेज की घोषणा हुई है, मतलब कहा जाए कि एक शादी की इनविटेशन कार्ड बन गई है। अब इसमें कौन कौन लोग आएंगे, उनको क्या क्या मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, वो तो बात की बात है। अभी बहुत सारी बातें लोग अपने अपने स्तर पर रख रहे हैं, लेकिन उम्मीद ज़रूर हम रखते हैं। उम्मीद ज़रूर क्यों, हम हकदार भी बनते हैं। और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी भी है। वो इसलिए जिम्मेवारी है क्योंकि आज के दिन में 1 रुपये की भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो केंद्र की ओर हमें नज़रें दौड़ानी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन जुटाने की कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है। और सारी चीज़ें केंद्र पर ही हमारी डिपेंडेंसी है। और आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक बहुल ये राज्य है। लगभग 50% से अधिक ये समूह इस राज्य में वास करते हैं। और इन वर्गों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हो या और भी चीज़ें हैं, इनकी क्या स्थिति रही है देश में किसी लोगों से छुपी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हम राहत पैकेज पर बात कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहूँ या एक बहुत बड़ा खजाना कहूँ झारखंड के पास ऑलरेडी है। भरपूर खनिज संपदा है और बहुत आत्मनिर्भरता में जो सस्ती मजदूरी जो होती है या ये कहूँ कि जो लेबर है वहाँ, वो भी आपके पास है। और अगर चाइना को आप देखें तो बहुत बड़ी कंपनियों ने निवेश भी चाइना में कुछ इसी स्थिति पे किया था, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कंडीशंस हैं। झारखंड में बड़ी कंपनियों के निवेश को लेकर इस वक्त आपकी क्या रणनीति रहेगी? जैसे कहते हैं कि आप खनिज संपदा से भरपूर राज्य हैं, और ये बात हम भी कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है, और ये सच भी है। लेकिन आपको मैम हम बताएं कि कोयला, लोहा, यूरेनियम, इनके अलावा हमारे पास और भी ऐसे संसाधन हैं। अगर उन संसाधनों पर सरकारों की नज़र होती तो मुझे नहीं लगता कि आज ये राज्य मजदूरों का प्रदेश होता। आज मुझे ये संयोग से मुझे ये संक्रमण के दौर में ये राज्य मिला है, और मुझे बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों को समझने का, उनको स्टडी करने का मौका मिल रहा है, जो पता नहीं क्यों उस पर लोगों ने उस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। से रहे। तसर सिल्क के बारे में आप जरूर जानते होंगे। सिल्क के कपड़े जो होते हैं, बिल्कुल मैं जानती हूँ सर, और मैंने पहना भी है तसर सिल्क। सबसे अधिक आज के दिन में तो तसर सिल्क देश को भागलपुर सप्लाई करता है। और आपको पता है कि तसर सिल्क बनाने की जो पहली इम्पोर्टेंट उसमें जो रॉल जो धागा बनता है, धागा जिससे बनता है,
कुकुन जिससे उत्पादन होता है वो झारखंड में बनता है। देश में झारखंड सबसे अधिक उत्पादन करता है, लेकिन आज उसका वैल्यू एडिशन हमारे पास नहीं है। और कंप्लीटली ये पेड़ों में होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। जो लोग यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे वो लोग इसकी उपज करते हैं। और यहाँ पर अगर बुनकर की बात करें, 50% हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो कमोवेश बुनकर के क्षेत्र में इनकी एक अलग ये भी है, मतलब कहा जाए कि उनकी इनहेरेंट क्वालिटी भी है। इसके अलावा और भी समाज के लोग हैं जो लोग बुनकर का काम करते थे। ये इंडस्ट्री यहाँ पर ठप हो गई। देश का एक अलग तरीके का लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे इस राज्य में है जो 1924 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है, और वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आज इसकी डिमांड देश में इतनी ज़बरदस्त है। और आज उस समय हम देश या दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र हुआ करते थे झारखंड, आज तीसरे चौथे स्थान पर हैं। 60,000 मैट्रिक टन पैदा करने वाला ये प्रदेश आज 10,000 मैट्रिक टन पैदा करने की स्थिति पर है। आज इस इंडस्ट्रीज को क्यों बैठा दिया गया? जो सीधे तौर पर अनपढ़ लिखे लोग इस काम को करते थे, जिनको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं थी, जिनको पेड़ पर चढ़ने की, जिनको पेड़ की रक्षा करने की, पेड़ की देखभाल करने वाले लोग ये काम करते थे। और आज के दिन में आज जो हमने उसमें स्टडी किया, अगर उस चीज़ की फार्मिंग कोई भी किसान 1 एकड़ में करता है तो साल में 5 से 6 लाख रुपए वो कमा सकता है। आज के दिन में ये उसकी पोटेंशियल है, लेकिन आज इसको क्यों धाराशायी कर दिया गया पता नहीं। हम कोयले के पीछे भाग गए, बड़े बड़े इंडस्ट्री के पीछे चले गए, और नतीजा ये हुआ कि यहाँ का आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक जो कम पढ़े लिखे लोग थे, इनको मजदूर बनने पर मजबूर होना पड़ा। जो आज मालिक बनते आज वो मजदूर हुए पड़े हैं, और जो मजदूर थे वो आज मालिक हुए बने पड़े। ये स्थिति है यहाँ पर। बड़ा इंटरेस्टिंग कई चीजें हैं। तो ऐसे में अगर अब निवेश होता है, क्योंकि अब आप मुख्यमंत्री हैं सर, अब आप मुख्यमंत्री हैं, और अगर अब निवेश होता है तो क्या ये माना जाए कि जो इस बड़ी कंपनियों के अब निवेश आएंगे उसमें एक बहुत बड़ी शर्त स्किल्ड लेबर की भी होगी, जिसकी आप बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो पढ़ने में अच्छा हो, लेकिन स्किल्ड लेबर का मतलब ये है कि वो अपनी स्किल में बेहतर हो। तो ऐसे में क्या उन स्किल्ड लेबर के लिए आपकी कोई रणनीति है कि अगर बड़ी कंपनियां निवेश करती है तो आपके पास उनके लिए कोई प्लान है? बिल्कुल मुझे पता है ऐसे सवाल देश में पूछे जाएंगे, लोग सवाल करेंगे, लोगों की तैयारी जानी जाएगी। हमने इन सभी चीज़ों के लिए स्किल्ड, अनस्किल्ड, रूरल, अर्बन, इन साइड में किस तरीके से काम क्रिएट होने हैं, कहाँ कहाँ किस तरीके के जॉब क्रिएट करने हैं, उन सभी चीज़ों पर हमारा पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। अभी हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले मनरेगा का बात आता है, जिससे मजदूरों को काम मिलने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। लेकिन आपको भी मैम सुनकर आश्चर्य होगा, बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हमारे राज्यों के साथ होता है, चाहे वो बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो। आज मनरेगा वेजेस आपको मालूम होना चाहिए, झारखंड, बिहार, बंगाल में देश में सबसे कम है। हम 200 रुपया भी लोगों को नहीं दे पाते हैं। और ये पता नहीं कहाँ से ये निर्धारण होता है, कैसे ये लोग निर्धारण करते हैं। दिल्ली में ये मुझे समझ से परे है। लेकिन जो डेवलप स्टेट हैं, हरियाणा है, केरल है, गोवा है, वहीं पर मनरेगा वेजेस में लगभग 300, 350, 350 तक लोगों को दिया जाता है। हम 200 रुपये भी नहीं दे पाते हैं। ऐसे भेदभाव क्यों? और तो और ये हिमाचल प्रदेश वगैरह की स्थिति तो ऐसी है कि वहाँ शेड्यूल्ड एरिया के लिए अलग रेट है, नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए अलग रेट है। और आपको पता है हमारे राज्य में शेड्यूल्ड एरिया, अधिकतम एरिया शेड्यूल्ड है, तो ऐसा इस राज्य में क्यों नहीं है? हमने ये बातें भारत सरकार को अवगत कराया है कि भाई ऐसे इस तरीके से अगर हम मजदूरों को देखेंगे तो शायद लोग काम क्यों करेंगे। जहाँ शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 1,500 रुपया लोग कमाते हैं, वहाँ 200 रुपये भी लोग ना मिल पाए, लोगों को ना दे पाए, तो निश्चित रूप से ये एक पुश फैक्टर सिस्टम के तहत लोग बाहर चले जाते हैं। एक तो मजदूरी कम, और उसके बाद उनको पेमेंट शेड्यूल ऐसा डिले रहता है कि लोग, अब मजदूरों को बेचारा रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है।
ऐसा तो उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई एटीएम कार्ड नहीं है कि वो लोग स्वैप करें और पैसे निकाल लें। ये इनको तो सुबह दिन भर लगेंगे, शाम को पैसे लेंगे और राशन लेके घर जाते हैं। जब तक दिन भर उनको मजदूरी नहीं मिलेगी, उनके घर के चूल्हे नहीं जलते। आज ये सारी चीज़ें भारत सरकार को जरूर मजदूरों के विषय में सोचना होगा। और आज जिस तरीके से मजदूरों का जो दिशा बदला है, उस दिशा को फिर से आज के दिन में देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा रखने, उसके अर्थव्यवस्था के पहिए को चलाने के लिए ये मजदूर हमारे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहे हो, इनकी भूमिका कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। राइट। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने मजदूरों के साथ बहुत विगत 50 दिनों में बहुत ज़्यादती की हैं। आज ये लोग ट्रेन के पटरियों में कटने के लिए मजबूर हैं, महिलाएं सड़कों पर प्रसव करने पर मजबूर हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, कोई साइकिल से, कोई ठेला से, कोई मशीन में घुस करके आ रहा है। कितनी भयावह स्थिति है, आप देखते ही होंगे। आप ठीक कह रहे हैं सर, ये जो पलायन की तस्वीरें हैं वो हर किसी को डरा रही है और तकलीफ दे रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत हद तक जब वास्तविकता सामने आती है उससे ज्यादा उस पर राजनीति होने लगती है? बतौर मुख्यमंत्री आप कैसे देखते हैं, कैसे इस समस्या से निपटना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्यों की सरकार हो, चाहे आपका खुद का राज्य झारखंड हो, क्योंकि वाकई तस्वीरें भयावह है। देखिए, हमारा राज्य, हम तो मजदूर प्रधान मेरा राज्य है। हम सबसे पहले डिमांड करने वाले लोगों में से हैं कि हमारे मजदूर हमारे घर वापस करो। हम लगातार मांगते रहे केंद्र सरकार से, लगातार ये हम लोगों ने अनुमति मांगी, जबकि यदा कदा कई राज्यों ने बिना भारत सरकार के अनुमति का कभी कोटा से छात्रों को, कभी मजदूरों को अपने अपने बसों से ला रहे हैं। ये असंवैधानिक तरीके से लोगों को लाना लोगों ने प्रारंभ किया। हमने एक बहुत एक काफ़ी गंभीर पत्र हमने गृह मंत्री जी को लिखा कि अगर हमें मजदूर नहीं मिलेंगे तो फिर हम निश्चित रूप से कोई दूसरे रास्ते अख्तियार करने पर मजबूर होंगे। और चूंकि जो हालात हम लोगों ने कंट्रोल रूम बनाए थे, उस कंट्रोल रूम में जो खबरें हमारे पास आती थी अलग अलग राज्यों से पूरे मजदूरों की, आज हमारे पास लगभग हमारे जो कंट्रोल रूम में है वहाँ पर लगभग 6 से 7 लाख मजदूरों का पूरा डिटेल हमारे पास है, कौन कहाँ फंसा है, किस तरीके से किस हालात में है। और हम लोगों ने यहाँ से राशन तो हम दे नहीं सकते थे, लेकिन हम लोगों ने तत्काल जो राज्य सरकार से संभव हो पाया, लगभग 20 करोड़ रुपया हम लोगों ने जो और राज्यों ने भी किया है। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही बहुत बड़ा इसमें काबिल हूँ। 3 लाख के लगभग मजदूर राज्य के अंदर आ चुके हैं और अभी और भी आने हैं। हालांकि अब उसके बाद हम तय करेंगे कि किस तरीके से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक्टिविटीज़ हैं, हो रहे हैं और संक्रमण की गति क्या है, और उस गति के हिसाब से आगे हम लोग निर्णय लेंगे। कार्य योजना सबके लिए तैयार है। अगर हम मेडिकल सुविधाओं की बात करें तो इसे और बेहतर बनाने के लिए कोई और प्लान आपके पास? देखिए, पहली बात तो हमारे यहाँ इस राज्य में ये कोरोना टेस्ट की व्यवस्था थी ही नहीं। हम तो पहले पड़ोसी राज्य हमारे कलकत्ता में यहाँ से लोग सैंपल लेके जाते थे और वहाँ टेस्ट होती थी, और बड़ी तेजी के साथ हम लोगों ने एक लैब स्टार्ट किया, फिर दूसरा स्टार्ट किया, फिर तीसरा स्टार्ट किया, फिर चौथा स्टार्ट किया। और इसके अलावा अभी हम लोगों ने एक सब्स्टिट्यूट्स और भी मशीनें हैं हमारे पास, जिसको हम लोग अपने तरीके से और ICMR के गाइडलाइन के हिसाब से उन मशीनों को भी ऑपरेट किया है, जहां पर उसमें जांच कम होती है बट उसमें समय बहुत कम लगता है। लगभग 2-3 घंटे के अंदर ही हमें उसकी रिपोर्ट मिल जाती है संक्रमित व्यक्ति की, जो भी संक्रमण है। तो वो मशीन हमारे पास अभी बहुत नहीं होने की वजह से उन सिर्फ महिलाओं को और इमरजेंसी जो पेशेंट हैं जिनको तुरंत इलाज की आवश्यकता है,
उनके लिए जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं कि उनको उपचार हम लोग जल्द से जल्द कर पाएँ। लेकिन जांच की दिशा में आज हम बंगाल से बेहतर हैं, आज हम बिहार से बेहतर हैं, और मैं बहुत जल्द इस प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ कि हम बहुत जल्द, हम आने वाला समय में यूपी को भी हम से भी आगे निकलेंगे जांच के दायरे से। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों की जांच कर पाऊँ, ताकि मेरा जो आगे का एक्शन प्लान होगा वो बहुत सटीक बन पाए। बिल्कुल। इन सबके बीच क्योंकि जब हम मेडिकल की बात कर रहे हैं, जड़ी बूटियों या चिकित्सा पद्धतियों पर भी लोगों का भरोसा जाग रहा है, क्योंकि आयुष मंत्रालय भी कह चुका है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप तमाम उन पारंपरिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, चाहे आप घर में हल्दी वाला दूध पिएं, या फिर आप दालचीनी को उबाल कर पिएं, या चाहे आप काढ़ा बना कर पिएं। अगर हम झारखंड की बात करें तो आपके पास वहाँ पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों का भी भरपूर खजाना है। ऐसे में कोई उम्मीद और मौके की तरह, संभावना की तरह आप देख रहे हैं झारखंड के लिए इसे, कि कहीं ना कहीं मेडिकल में आपका प्रदेश बहुत हेल्प कर पाएगा चिकित्सा की पारंपरिक पद्धतियों में? माधुरी जी देखिए, डूबता ना क्या करता, डूबते को तिनके का भी सहारा जरूर, मतलब बहुत बड़ा होता है। ये बात सही है कि आज इस संक्रमण का ना कोई चेहरा है, ना पहचान है, ना कोई मेडिसिन है। आज बिल्कुल ये कल क्या ये रूप लेके आएगा, किस तरीके से कल ये घटेगा, बढ़ेगा, नहीं होगा, ख़त्म होगा, कोई कुछ नहीं बता सकता। और जहाँ तक इम्यून सिस्टम की बात है, आपको एक और हमारे लिए चुनौती है इस राज्य में। इस राज्य में कुपोषण की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर है। इस राज्य में लोग जो रहन सहन है और जो यहाँ का आबो हवा है, यहाँ का खान पान है, ये मतलब नेचुरल व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। और हम लोग अधिकतर लोग दिखते जरूर दुबले पतले हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो कमज़ोर हैं। और आज यही वजह है कि आज संक्रमित लोग हैं लेकिन वो ठीक भी हो रहे हैं। बिल्कुल। देखिए सर, हर व्यक्ति यही चाहेगा कि देश में किसी को भी इस तरह की दिक्कत ना हो, हर व्यक्ति इम्यून रहे, उसको पोषण भरपूर मिले। लेकिन इन सबके बीच किसानों के बारे में, किसानों की खेती किसानी को लेकर भी बड़े पैमाने पर वहाँ खेती होती है, तो किसानों के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? कोई एक्शन प्लान्स आपने सोचे हुए हैं? क्योंकि अब हमारी लाइफस्टाइल बदलेगी, अब हम बदलते दौर में भी बढ़ेंगे, तो इस लॉकडाउन के संकेतों के बीच फिर से एक बार किसानों के लिए आपका क्या संदेश है? माधुरी जी, जो भी लाइफ स्टाइल बने, हम ई कॉमर्स, ई लर्निंग, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी की बात कर लें, लेकिन खाएंगे तो दाल रोटी चावल ही। अगर हम किसानों को नज़रअंदाज कर देंगे तो मुझे लगता है देश की सबसे बड़ी भूल होगी। और इसके लिए चूँकि अभी तो हमारे यहाँ तो ऐसा हालत हुआ पड़ा है, बेचारा भी किसान नई फसल लगाने की तो बात छोड़िए, मौजूदा फसल जो खेतों में सड़ रहा है वो एक अलग विषय हुआ पड़ा है आज के दिन में। और आज इसको लेकर के किसानों को राहत देने की भी बात हमने सोच रखी है। और अभी बेमौसम बारिश भी हो रही है, बर्फ़ भी गिर रहा है, सबके तरबूजे के फसल बर्बाद हो रहे हैं, और कई सब्जियां बर्बाद हो रही हैं जो बड़े पैमाने पर यहाँ होती हैं। और हम लोगों ने इस विषय पर भी, सरकार अलर्ट है, और चूंकि बारिश ज़्यादा कदा हो जा रहा है, मौसम भी बहुत तेज़ी से करवट ले रहा है, और मुझे लगता है कि संक्रमण तो अपनी जगह है, और दूसरा संक्रमण गरीबों पर और किसानों के ऊपर जो मौसम की मार है वो है, और हम उससे भी उनको उभारने की हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है। और जो फसलें बर्बाद हुई है उन फसलों का हम लोग उनको क्षतिपूर्ति भी देंगे, और आने वाला समय में जो खेती के लिए जो तैयारी नहीं होगी उसके लिए भी हम लोग का प्रयास है समय से पहले उनको बीज खाद उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि अगली खेती के लिए वो तैयारी कर सकें। और इसको लेकर अब डिपेंड करता है कि इसके ऊपर हमें केंद्र सरकार की सहयोग कितनी मिलती है, घूम फिर के हम वहीं पर आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
लोगों से रूबरू हुए, उन्होंने कहा कि पूरे देश को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और आत्मनिर्भर देश तब बनेगा, स्वावलंबी हम तब होंगे जब हमारे राज्य स्वावलंबी होंगे। ऐसे में झारखंड को स्वावलंबन के इस पैमाने पर आप कैसे लेके जाएंगे और झारखंड की जनता के लिए आपका क्या संदेश है, और इसके साथ साथ आप केंद्र से किस तरह की सहायता सहयोग की उम्मीद कर बैठे हैं? माधुरी जी, देखिए, ये बात तो जग जाहिर है, देश की अर्थव्यवस्था इस कोरोना में नहीं, कोरोना से पहले से ही लड़खड़ाई हुई पड़ी है। और आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कोरोना ही इसका जिम्मेवार होगा, ये कहना गलत होगा आज के दिन में, लेकिन इसका हिस्सा जरूर बना ये। लेकिन आज जिस तरीके से आर्थिक संकटों से केंद्र गुजर रहा है, वही संकट हम राज्य सरकार भी उससे गुजर रहे हैं। जीएसटी इम्पोज होने के बाद आर्थिक क्षेत्र में बहुत परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। हमारे पास धन संग्रह करने के लिए लगभग नहीं के बराबर चीज़ें हैं, और जो भी है तो आज के दिन में वो तो खैर अब जीरो पर है। सभी लोग कह रहे हैं कि कल को हो सकता है कि अब हम अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह ना दे पाए। तो ऐसे स्थिति पे राज्य सरकारों को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए, जिस तरीके से आज आप देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आप मजदूरों के कानून में, लेबर लॉ में बदलाव करते हैं, तो क्या टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है? आज क्या राज्य सरकारों को भी हाथ पैर मारने का तो होना चाहिए अपने धन संग्रह करने के लिए? आज इनको भी टैक्सेशन सिस्टम में ये अधिकार मिलना चाहिए कि लोग अपने से धन संग्रह कर पाए। आज तो 1 रुपया के लिए हमें भारत सरकार की ओर देखने पड़ते हैं। तो आज इसलिए इस विषय पर भी ये चर्चा होनी चाहिए कि राज्य सरकारों को भी कर वसूलने का अधिकार मिले, ताकि हम भी अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ा करके केंद्र सरकार को सहयोग कर पाएं। किसी भी राज्य का भविष्य उसके बढ़ते हुए बच्चों में होता है, लेकिन अब देखिए कि बच्चे इस लॉकडाउन में या इस कोरोना महामारी के चलते स्कूल कॉलेजों में नहीं जा पा रहे, स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, लेकिन वो पढ़ाई से दूर ना हो। ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री के पास क्या प्लान है, झारखंड की सरकार के पास क्या प्लान है? देखिए, प्राइवेट स्कूल तो अपने तरीके से जो उन्होंने अरेंजमेंट कर रखे हैं, सो आपको लगभग पता चल ही रहा होगा। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से, लोगों ने स्कूलों ने सॉफ्टवेयर डेवलप करके बच्चों को घर से ही पढ़ाई करा रहे हैं। पढ़ाई तो छोड़िए, यहाँ तक कि योगा तक घर से ही लोग करा रहे हैं। और चुनौती है सरकारी व्यवस्था के अंदर जो बच्चे हैं उनके लिए। निश्चित रूप से ये कार्य योजना चुनौती भरा जरूर है। आने वाला समय में स्वास्थ्य शिक्षा में हमको इतनी दिक्कतें ना हो, इसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हेमंत सोरेन जी। और झारखंड की जनता आपकी तरफ उम्मीदी से देख रही है, आप बेहतर उनके हित में कार्य कर पाएं, यही हमारी शुभकामनाएं। क्योंकि संकट के दौर में जहां हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का सपना है कि केंद्र की तरफ से, या ये कहें कि देश पूरा आत्मनिर्भर बने, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने एक बहुत अच्छी बात ऐड ऑन की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसकी जिम्मेदारी केंद्र पर नहीं है, इसकी जिम्मेदारी राज्यों पर भी रहे, ताकि राज्य मिलकर देश को आत्मनिर्भर बना पाए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।